नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के संबंध में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी एक क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंडर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आपका नेशनल का जो करंट अफेयर्स है या नेशनल जो इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स है उनको भी हम कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से सीजी के जो स्पेशलाइज टॉपिक हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो आज मैं टॉपिक आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं या जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है, यानी कि जो लिटरेचर है और जो राइटर्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किस प्रकार से जो शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में साहित्य की प्राचीन काल से लेकर के हम वर्तमान तक के देखेंगे, और जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं जो राइटर्स हैं उनकी क्या क्या जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार के बारे में हम आज देखने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में भाषा साहित्य किस प्रकार से हुआ है आपका। तो साहित्य की परंपरा जो है उसको किसने, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता भी हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने भागों में विभाजित किया है, निम्न भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा भाग है वो? पहला जो भाग है आपका वो कहलाता है गाथा युग। गाथा युग का जो काल है, जो समय है, जो पीरियड है वो कब से कब तक के माना जाता है? ये 1000 से 1500 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 से 1500 ईस्वी तक के गाथा युग का काल माना जाता है। 1500 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो कहा जाता है भक्ति युग का। फिर 1900 से वर्तमान जो समय है ये आपका कहा जाता है आधुनिक युग का काल। ठीक है, तो ये क्या है, जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का जो साहित्य परंपरा है उसको निम्न 3 कालों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका गाथा युग, सन 1000 से 1500 ईस्वी तक के। भक्ति युग 1500 से 1900 ईस्वी तक के। आधुनिक युग 1900 ईस्वी से अभी वर्तमान काल तक के। तो ये विभाजन हुआ, जो पूरा छत्तीसगढ़ का साहित्य की जो परंपरा है उसका ये विभाजन हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अलग अलग युग के बारे में क्या क्या चर्चा हमारे पास है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको? गाथा युग को। तो गाथा युग के बारे में हमारे पास क्या क्या हमको जानना है उसको हम देख लेते हैं। तो गाथा युग के बारे में देख सकते हैं आप, क्या क्या फैक्ट्स हैं आपके पास, देख लीजिए। इतिहास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो गाथा युग है वो क्या कहलाता है? स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है, रामायण महाभारत में छत्तीसगढ़ का विशेष स्थान है। जो गाथा युग, गाथा अर्थात गाया जा सकने वाला या सुनाया जा सकने वाला, जिसको आप बता सके। ठीक है, गाथा का अर्थ यही होता है जिसे आप व्यक्ति से व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के इनका जो प्रसारण होता है, यानी जो ये ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे होते हैं? सुन के। यानी एक व्यक्ति यदि आपको कोई कथा या कहानी बता रहा है या किसी प्रकरण के बारे में या किसी संस्मरण को बता रहा है, तो उसको आप एक व्यक्ति से सुन करके दूसरे व्यक्ति द्वारा आगे जब इसको फैलाया जाता है, आगे अन्य व्यक्ति को बताया जाता है, तो इस प्रकार की जो साहित्य की परंपरा है वो कहलाती है आपकी गाथा परंपरा। गा सकने वाली, सुन के बताई जा सकने वाली जो परंपरा है साहित्य की वो कहलाती है गाथा परंपरा। तो गाथा परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो प्राचीन काल में हुई थी, और इसी काल के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। तो इन्हीं रामायण और महाभारत जो आपके ग्रंथ हैं उनमें किसका? छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, गाथा युग में ही बौद्ध दार्शनिक, कौन? बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जी ने किनकी आरंभ सूत्र की खोज इन्हीं के माध्यम से की थी। ठीक है, फिर आप देख सकते हो ये फैक्ट्स हैं, गाथा युग के बारे में फैक्ट्स हैं, इनको आपको जानना है। 875 ईस्वी में चेदीराज कोकल के पुत्र कौन? कलिंग राज ने इसकी शुरुआत की थी। जो गाथा परंपरा थी उसकी शुरुआत किसने की थी? चेदीराज कोकल के पुत्र कलिंग राज ने की थी। कब? 875 ईस्वी में। फिर आप आगे, ये सारे जो व्यक्तित्व हैं, ये सारे जो नाम हैं,
इनके बारे में जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आगे हम देख लेते हैं कलिंग राज कौन थे या फिर चेदीराज कोकल कौन थे, ये सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे। कलिंग राज के पुत्र रत्नेश, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कलिंग राज के पुत्र रत्नेश ने ही किसकी स्थापना की थी, रतनपुर की स्थापना की थी। जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तब हम रतनपुर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ के 36 किले थे तो उनका विभाजन किस प्रकार से था, रायपुर जो क्षेत्र था वो कौन सा था, रतनपुर क्षेत्र कौन सा था, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो कलिंग राज के जो पुत्र थे रत्नेश, उन्होंने ही किसकी स्थापना की थी, रतनपुर की स्थापना की थी। सन 1000 से 1500 ईस्वी तक, सन 1000 से 1500 ईस्वी तक जो छत्तीसगढ़ के अनेकानेक गाथाओं की रचना हुई, ठीक है। जो गाथाओं की रचना की जाती थी प्राचीन काल में, जो भाट कवि होते थे या चारण कवि जिनको हम कहते हैं, वो करते थे। ये घूम घूम करके जो आसपास के दृश्यों को देखते थे उन्हीं को कथा के रूप में या गीतों के रूप में उनका वर्णन करते थे। मुख्य रूप से ये राजाओं के दरबारी कवि हुआ करते थे। राजाओं की जो शौर्य गाथा है या राजाओं की जो प्रसिद्धि है या राजाओं के जो व्यक्तित्व का गुणगान करना है, उन्हें यह गाथा के रूप में सुनाते थे। या किसी क्षेत्र विशेष में वहां का जो दृश्य वो देखते थे, उनका जो वर्णन है वो गाथाओं के रूप में करते थे। तो उसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 1000 से 1500 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अनेकानेक गाथाओं की रचना हुई, जिसमें मुख्य जो वर्णन था वो किस चीज का वर्णन था, प्रेम और वीरता का, प्रेम और वीरता का अभूतपूर्व वर्णन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। गाथाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मौखिक रूप से, अभी मैंने बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये कैसे पहुंचती हैं, मौखिक रूप से, यानी आप संस्मरण के रूप में, कहानी के रूप में किसी एक घटना के बारे में या किसी परिदृश्य के बारे में या किसी व्यक्तित्व के बारे में जब आप वर्णन करते हैं तो वो कहला जाती है आपकी गाथा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इनका जो विषय वस्तु होती है गाथाओं की वो क्या क्या होती है, ये प्रेम प्रधान होती है या फिर पौराणिक कोई कथा या घटना होती है या फिर धार्मिक जो कोई प्रसंग होता है उनके बारे में जो गाथाएं हैं वो प्रचलित की जाती है, गाथाओं के माध्यम से उनका वर्णन किया जाता है। तो ये हमारे गाथा के संबंध में क्या हुए, कुछ बेसिक फैक्ट्स हुए। आगे आप देख सकते हैं गाथा युग के बारे में बाद कौन सा युग आया था, भक्ति युग। 1000 से सन 1500 ईस्वी तक के कौन सा युग, 1500 ईस्वी तक के कौन सा युग था, गाथा युग था। गाथा युग के बाद भक्ति युग आया। भक्ति युग सन 1500 से कब तक के, 1900 ईस्वी तक के था। इसका विभाजन हमने शुरू में देखा था। तो भक्ति युग में क्या क्या फैक्ट्स हमारे पास हैं, रतनपुर के राजा कौन, वाहरेंद्र, ठीक है, रतनपुर के महाराजा हुए, राजा हुए थे वाहरेंद्र। उनके काल में कब, सन 1536 ईस्वी में मुस्लिमों के आक्रमण के बाद से भक्ति युग का आरंभ माना जाता है, ठीक है। रतनपुर राजा, रतनपुर के जो राजा थे वाहरेंद्र, ठीक है, उनके काल में 1536 ईस्वी से मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ वहां से किसका, भक्ति युग का आरंभ माना जाता है, ठीक है। भक्ति युग को क्या है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। किस प्रकार से 3 भागों में देख सकते हैं, सबसे पहले गाथा परंपरा से विकसित गाथाएं, ठीक है। भक्ति युग के जो 3 धाराएं हैं वो कौन कौन सी है, उसमें से एक प्रमुख धारा कौन सी है, गाथाओं की धारा है। तो गाथा परंपरा से विकसित जो थी वो कौन सी थी, गाथाएं। फिर धार्मिक और सामाजिक गीतों, ठीक है, यानी भक्ति युग की जो 3 धाराएं हैं उसमें दूसरा जो धारा है वो कौन सी है, धार्मिक और सामाजिक गीतों की धारा है। तीसरा रचनाएं हैं जिसमें किनका, अनेकानेक भावनाएं, ठीक है, बहुत सारी भावनाओं को जिसमें व्यक्त किया गया है, ऐसी रचनाएं भी जो है वो भक्ति युग के जो 3 धाराएं थी उसमें से एक प्रमुख धारा को निरूपित करती है, बताती, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं इस भक्ति युग के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख रचनाएं हुई या प्रमुख गाथाएं हुई कौन कौन सी हुई, देख सकते हो आप। पहला आपका दिया हुआ है कौन सा, कल्याण साय, कल्याण साय की एक प्रमुख गाथा हुई जिसका नाम था कौन सा, फूल कुंवर या फिर देवी गाथा, ठीक है। ध्यान देंगे ये भी भक्ति युग का ही पार्ट है। भक्ति युग को जो हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं उसमें गाथा भी एक प्रमुख पार्ट है, ठीक है। तो कल्याण साय की प्रमुख गाथा थी कौन सी, फूल कुंवर और देवी गाथा।
इसी प्रकार से गोपल्ला गीत, ये गति नहीं है, ये है गीत, ठीक है। तो गोपल्ला गीत, फिर राय सिंध के पवारा, ढोला मारू, नगेसर कैना प्रमुख रूप से लघु गाथाएं हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साहित्य में आप नाम सुनते होंगे, बहुत ही फेमस नाम है लोरिक चंदा की जो कहानी है उसके बारे में आप कभी सुने होंगे। जो लोक नाट्य या जो लोक कला है उसमें आपने इनकी कहानी के बारे में सुना होगा। या फिर सरबन गीत, ये भी बहुत फेमस है, और बोधरू गीत, ये सारे के सारे जो हैं ये भक्ति काल की रचनाएं हैं। भक्ति काल के जो विशेषताएं हैं या भक्ति काल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में ये वर्णन करती हैं। तो ये हुआ आपका भक्ति युग। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे, ये एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जो साहित्यिक परंपरा है उसका विकास हुआ है। सर्वप्रथम हमने देखा कि नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा साहित्यिक क्रम है, साहित्यिक परंपरा है, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गाथा युग कहलाता है, जिसका काल जो है वो सन 1000 से 1500 ईस्वी तक के है। दूसरा आपका भक्ति युग है, जो है आपका 1500 से 1900 ईस्वी तक के, और 1900 ईस्वी से वर्तमान समय तक का जो युग है वो आधुनिक युग कहलाता है। तो गाथा युग में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो रामायण महाभारत जैसे जो काव्य है, महाकाव्य हैं, वो इस गाथा युग के हिस्से रहे। गाथा युग के हिस्से क्यों रहे हैं? क्योंकि जो रामायण और महाभारत के जो प्रमुख जो प्रसंग है या जो उसकी कहानी है, जो कथा है, उसकी जो रचना हुई है वो गाथा के आधार पर ही हुई है। अर्थात सुन करके, एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक के सुन के मौखिक रूप से पहुंची है, इसलिए उन्हें गाथा वाली रचना या गाथा रचना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा कि भक्ति युग जो आया, भक्ति युग में क्या हुआ, कुछ गाथाएं भी आई, कुछ सामाजिक धार्मिक जो गीत हुए वो भी आए। इस प्रकार से हमने भक्ति युग को 3 भागों में विभाजित किया। कुछ हमने जो प्रमुख उसकी रचनाएं थी, जैसे कि आपका फूल कुंवर या फिर लोरिक चंदा, इस प्रकार की जो रचनाएं थी उनके बारे में हमने जाना, किसके कब, भक्ति युग में। जो कुछ फैक्ट्स हमने देखे। अब हम कहां पर पहुंच रहे हैं? अब हम पहुंच रहे हैं आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में क्या क्या हुआ है देख सकते हैं। आधुनिक युग में आपका छत्तीसगढ़ के आधुनिक युग में साहित्य के विभिन्न क्रम, कौन कौन से, गद्य या फिर पद्य, इनका जो विकास हुआ है वो कब हुआ है? आधुनिक युग में हुआ है। जो गद्य और पद्य जो विधा है साहित्य की, उनका जो विकास हुआ है वो कब हुआ है? आधुनिक युग में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ साहित्य, अब छत्तीसगढ़ी साहित्य का विकास कहाँ से माना जाता है या कैसे हुआ है? अभी तक के तो हम क्या देख रहे थे कि जो साहित्य का विकास क्रम था वो कैसा था। पहले आपका गाथा युग आया, भक्ति युग आया, फिर उस भक्ति युग में जो छत्तीसगढ़ी साहित्य था वो कौन कौन सा था, गाथा युग में किस प्रकार से था। अब हम आधुनिक युग में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी साहित्य जो है वो किस प्रकार से है। तो देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी काव्य को स्थापित किया। किसने स्थापित किया? छत्तीसगढ़ी काव्य को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और किसका सृजन करके? लघु खंड, ठीक है, छोटे छोटे जो काव्य होते हैं उनका सृजन करके प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा को विकसित किया, ठीक है। आगे देख लीजिए पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। बहुत बार सीजीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, दान लीला जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो दान लीला है, हिंदी भाषा भाषियों एवं साहित्यकारों की समीक्षा के मध्य अत्यंत लोकप्रिय स्थान रखती है, ठीक है। यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो दान लीला है वो एक ऐसी रचना है जिसे हर साहित्यकार अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से जान सकता है, और जो साहित्यकारों की समीक्षा होती है उसका एक प्रमुख आधार जो है ये सुंदरलाल शर्मा की जो दान लीला है वो रचना। इसके बाद हम देखते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है, कौन सी? छत्तीसगढ़ी गद्य लेख, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो भी गद्य लेख होते हैं उनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमें मिले कौन कौन से? पहला तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है उन्होंने छत्तीसगढ़ी काव्य या फिर प्रबंध काव्य को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन है उसकी शुरुआत किन्होंने की? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। आगे हम देख लेते हैं कि साहित्य का आगे किस प्रकार से विकास हुआ है आधुनिक युग का। देख लीजिए
आधुनिक युग में आगे देखेंगे आप तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की कौन सी कविता, छत्तीसगढ़ी कविता, कब प्रकाशित हुई ये कविता, ये प्रकाशित हुई सन 1918 में। इसके बाद आप देख सकते हो ये फैक्ट्स हैं आधुनिक युग से रिलेटेड। पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी 1918 में कौन सी काव्य संग्रह इनका आया, क्या नाम था इनका, झरना। ठीक है, किस प्रकार की कविताएं थी ये, छायावादी कविताएं इनका प्रथम संग्रह था। जब आप हिंदी साहित्य का विकास पढ़ेंगे तो उसमें छायावाद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो छायावाद की कविताएं किस प्रकार की होती हैं, छायावाद की कविताओं का प्रमुख विषय क्या होता था, इसके बारे में आप जानेंगे जब आप हिंदी साहित्य का विकास पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो 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 इनकी जो रचना प्रकाशित हुई इसका नाम क्या था, झरना। किसकी रचना थी ये, पंडित मुकुटधर पांडे की रचना थी। कब प्रकाशित हुई है, सन 1918 में प्रकाशित हुई। मुख्य रूप से जो प्रकाशित होने वाली कविताएं थी वो कौन सी थी, छायावादी कविताएं इसमें शामिल थी। फिर आप देख सकते हो विमल कुमार पाठक जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनकी एक रचना थी गवई के गीत। ठीक है, कौन सी रचना थी ये, गवई के गीत। इसका एक विशेष योगदान रहा है छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक जो साहित्य का जो आधुनिक काल है छत्तीसगढ़ का, उसके विकास में एक प्रमुख योगदान रहा है। फिर आप देख सकते हो कौन सा, ये कौन, श्री हरि ठाकुर। हरि ठाकुर जी का कौन सी रचना, हरि ठाकुर जी की जो रचना है वो है छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता। और कौन सा, जय छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता और जय छत्तीसगढ़ी, ये जो दो प्रमुख रचनाएं हैं किनकी, श्री हरि ठाकुर की है। इनका भी एक प्रमुख योगदान है आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में। फिर आप देख सकते हैं नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार ने किसमें किसमें, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है, दोनों भाषाओं में रचना की है। छत्तीसगढ़ी में जो श्रृंगारिक गीत होते हैं, श्रृंगार प्रधान जो गीत होते हैं, उनकी रचना के साथ साथ सुगठित नवीन कविताओं का भी सृजन किया है। नारायण लाल परमार जी ने जो अपना योगदान दिया है छत्तीसगढ़ी साहित्य के, आधुनिक जो छत्तीसगढ़ी साहित्य है उसके विकास में कैसे किस प्रकार से योगदान दिया है, उनकी जो कविताएं थी वो कैसी होती थी, श्रृंगार प्रधान होती थी। इसके अतिरिक्त तो जो नवीन कविताएं हैं उनका भी सृजन उन्होंने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो आधुनिक युग के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमें क्या मिला है, ये देख सकते हैं आप, श्री रघुवीर अग्रवाल। ठीक है, श्री रघुवीर अग्रवाल जिनका उपनाम पथिक भी था, उनके काव्य का जो प्रमुख विषय है वो कौन सा विषय है, प्रमुख विषय है आपका प्रेम। ठीक है, जैसा कि आपने देखा जो गाथा युग की कविताएं थी या जो भक्ति युग की कविताएं रचनाएं थी, उनका जो प्रमुख जो विषय रहता था वो क्या होता था, प्रेम या फिर पौराणिक कथा या फिर अन्य कोई जो घटना जो दृश्य होती थी वही उनका प्रमुख विषय रहता था। तो रघुवीर अग्रवाल जो पथिक थे उनका भी जो काव्य था, उनका जो प्रमुख चित्रण है वो किसका है, प्रेम से संबंधित है। और उनकी एक रचना है जिसका नाम है क्या, जले खत के दीप। ये उनकी रचना है, किसकी, श्री रघुवीर अग्रवाल की एक रचना है। ये सब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है वो जो आधुनिक काल में किस प्रकार से विकसित हुआ, उसमें किन किन साहित्यकारों का योगदान है और क्या क्या उनकी रचनाएं रही है। फिर आप देख सकते हो श्री विद्याभूषण मिश्र, उनकी कौन सी रचना, ये गीतकार थे और उन्होंने क्या, छत्तीसगढ़ी गीतमाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, क्या नाम था उसका, सुघ्घर गीत में क्या सांध्य वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसके बाद आप देख सकते हो टिकेंद्र टिकरिहा। ठीक है, टिकेंद्र टिकरिहा जो है वो मुख्य रूप से क्या, सामाजिक उत्थान को वाणी देने वाले, सामाजिक उत्थान को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। और किसको, कर्म और साधना, कर्म और साधना के रूप में छत्तीसगढ़ के साहित्य को समृद्ध करते हैं, जिनका लगभग कितने 100 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, उन नाटकों में जो प्रमुख नाटक हैं, किनका नाटक हम देख रहे हैं, टिकेंद्र टिकरिहा के नाटक के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो प्रमुख नाटक होगा वो कौन सा होगा, साहूकार ले छुटकारा। इसके अतिरिक्त गवैहा सौत के डर, या फिर नवा बिहान, या फिर आपका देवार डेरा, ये जो है ये प्रमुख नाटक है किनके, टिकेंद्र टिकरिहा जी के। तो इनका भी एक बहुत प्रमुख योगदान है कि इसमें छत्तीसगढ़ के साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके विकास में एक प्रमुख योगदान है। आगे हम देख लेते हैं कि आधुनिक साहित्य के विकास में हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं। आगे
आगे आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के नाटक, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाटक हैं, छत्तीसगढ़ी नाटक हैं, कौन कौन से नाटक हैं, इसको आपके लिए मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। ये जो छत्तीसगढ़ के नाटक हैं और जो उनके नाटककार हैं उनका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन है भाई? सबसे पहला आप देख सकते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे का जो एक बहुत ही प्रमुख नाटक है वो है आपका काली काल। ठीक है। फिर डॉक्टर खूब चंद्र बघेल का जो प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है? करम छड़ा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स में कि करम छड़ा के लेखक कौन है? डॉक्टर खूब चंद्र बघेल। फिर श्री जरनैल सिंह जी की रचना है कौन सी? बेटवा बिहार या फिर किसान के कलई। ठीक है। अभी हमने टिकेंद्र टिकरिया की रचना के बारे में जाना था, कौन सी रचना थी? साहूकार से छुटकारा। फिर श्री लखनलाल गुप्त का जो नाटक है वो कौन सा है? बेटी के मंसूबा, बर के खोज में। फिर श्री डॉक्टर रामलाल कश्यप की जो रचना है, जो प्रमुख नाटक है वो कौन सा है? श्री कृष्णार्जुन युद्ध। श्री नारायण लाल परमार का जो नाटक है मतवार और दूसर एकांकी। श्री नंद किशोर तिवारी का जो नाटक है वो है परेमा। श्री परदेशी राम वर्मा का जो नाटक है मैं बैला नोहाव, मैं बैला नोहाव, ये परदेशी राम वर्मा जी का जो नाटक है। और इसके अतिरिक्त जो उनका नाटक है वो है अंधियारी रात। फिर इसी प्रकार से कपिल नाथ कश्यप जी की जो रचना है वो कौन सी है? नवा बिहान, पूजा के फूल और गुरावट बिहाव। गुरावट बिहाव दोस्तों, गुरावट जो है छत्तीसगढ़ के जो वैवाहिक जो प्रथाएं हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भी ग्रामीण अंचल में गुरावट विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है। जब हम छत्तीसगढ़ का लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो ये कुछ नाटक हुए, छत्तीसगढ़ी नाटक हुए जिनका की प्रमुख स्थान है छत्तीसगढ़ी साहित्य में। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नाटक के बाद हमारे पास है छत्तीसगढ़ी निबंध। ठीक है। छत्तीसगढ़ी निबंध, इनका एक प्रमुख स्थान है छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक साहित्य है उसके विकास में। ठीक है। तो देख लीजिए क्या है इसमें। सबसे पहले आपका रानी बामन के दुर्दशा। ठीक है। रानी बामन के दुर्दशा जिसके रचनाकार हैं, जिसके निबंधकार हैं कौन? डॉक्टर केयूर भूषण। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं जानव अतका बात, ये जो निबंध है इसके जो रचनाकार है, निबंधकार है वो है गयाराम साहू। लेखनलाल गुप्त जी का जो निबंध है उसका क्या नाम है? सोन पातर। ठीक है। कितने निबंध? 11 निबंधों का ये संग्रह। इसी प्रकार से डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की जो रचना है, जो निबंध है वो कौन सा है? निसेनी। ठीक। धान के आत्म कथा। इसी प्रकार से डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी जो हैं उनका जो निबंध है वो क्या नाम है उसका? एक रुख एकेच शाखा। ठीक है। एक रुख एकेच शाखा, ये जो एक प्रमुख निबंध है किसका? डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का एक प्रमुख निबंध। इसके बाद आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ी निबंध हुए। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद है हमारे पास छत्तीसगढ़ी उपन्यास। तो कौन कौन से उपन्यास है छत्तीसगढ़ी उपन्यास? सबसे पहले आप देख सकते हो कौन सा? शिवशंकर शुक्ल जी का उपन्यास। क्या नाम है उसका? मोंगरा, जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद अगला है श्री लखनलाल गुप्त जी का कौन सा? चंदा अमृत बरसाइस। ठीक है। फिर ठाकुर हृदय सिंह चौहान की जो रचना है, उपन्यास है कौन सा? छेरछेरा, जिसका की प्रकाशन हुआ था कब? 1983 में। छेरछेरा जो कि एक प्रमुख त्योहार भी है छत्तीसगढ़ के अंचल का। फिर आप देख सकते हैं केयूर भूषण की जो रचना थी कौन सी? फुटहा करम। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है सीजीपीएससी के एग्जाम में। ये कब प्रकाशित हुई थी? सन 1970 में। पंडित कृष्ण कुमार शर्मा की जो रचना है वो कौन सी है? कुल के मर्जाद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो नाम है, जो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं आपके सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम्स में। फिर प्यारेलाल गुप्त की रचना थी लवन दत्ता। परदेशी राम वर्मा की, परदेशी वर्मा की रचना थी वो थी आवा। डॉक्टर पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो रचना थी कौन कौन सी? सीता परिणय, पार्वती परिणय। फिर
ध्रुव चरित्र, फिर सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र और करुणा पच्चीसी। ये सारी की सारी रचनाएं जो है डॉक्टर सुंदरलाल शर्मा की रचनाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, कुछ छत्तीसगढ़ी उपन्यास के बारे में हमने जाना। फिर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी कहानियां। छत्तीसगढ़ी कहानियां कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ी कहानियों में सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहली कहानी है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका कौन सा? हीरू के कहनी। हीरू के कहनी किसकी रचना है? हीरू के कहनी जो है वो श्री बंशीधर पांडे की रचना है और इसे छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सरगले डोला आइस, ये जो रचना है ये श्री लखनलाल गुप्त की रचना है। फिर आप देख सकते हैं रधिया, ये श्री शिवशंकर शुक्ल की रचना है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक की रचना है। छत्तीसगढ़ लोक कथा, श्री कपिलनाथ कश्यप की जो रचना है वो है डहर के कांटा। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की जो रचना है वो है सुसक झन कुर्री सुरताले। ठीक है, क्या रचना है वो? सुसक झन कुर्री सुरताले, ये डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की रचना है। फिर तिरिया जन्म झैदे, ठीक है, तिरिया जन्म झंदे, वो डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की रचना है। क्या है ये? सारी की सारी छत्तीसगढ़ी कहानियां हैं ये। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी की जो कहानी है, कौन सी कहानी है वो, क्या नाम है उसका? वो है भोलवा भोलाराम बनीस। फिर डॉक्टर राजेंद्र सोनी की रचना है खोरबहरा तोला गांधी बनाबोन। ठीक है, फिर श्री महेश्वर साहू की रचना है हमरे भीतरी सब कुछ। हमरे भीतरी सब कुछ है, ये श्री महेश्वर साहू जी की रचना है, एक प्रमुख कहानी। इसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो मासिक पत्रिका है वो भी कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन कौन सी मासिक पत्रिका है? पहला है आपका विकास, और फिर छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, स्वतंत्र संदेश, छत्तीसगढ़ गौरव और चिंगारी के फूल। ये प्रमुख जो हैं आपकी क्या है, मासिक पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। इनमें भी क्या होती हैं, बहुत सारी कहानियां जो है वो छपती है, प्रकाशित होती। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ की प्रमुख कहानियां। फिर आप इसके बाद देख सकते हैं, अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के बारे में। अभी तक के हमने साहित्य के बारे में जाना, अब हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के बारे में जान लेते हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम श्री पुन्नूराम साहू से। पुन्नूराम साहू की जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है आपका सूरज के सिपाही, फिर हाना, फिर गावत माटी नाचत गांव, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? श्री पुन्नूराम साहू की। फिर आप देख सकते हैं श्री झाड़ू राम साहू की एक प्रमुख रचना है बबा के गोठ। ठीक है, फिर आचार्य डॉक्टर दशरथ निषाद की जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? पहला है आपका छत्तीसगढ़ के कांदा। छत्तीसगढ़ के कांदा ये एक प्रमुख रचना है आचार्य डॉक्टर दशरथ निषाद की। फिर मीसा के मिस्री, फिर है हमारा पर्यावरण, फिर छत्तीसगढ़ के गांधी, फिर छत्तीसगढ़ के सिंगार। ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? आचार्य डॉक्टर दशरथ निषाद की। फिर श्री अनिल कुमार महतारी की रचना है कब हो ही बिहान। ठीक है, ध्यान देंगे, कब हो ही बिहान, ये जो रचना है श्री अनिल कुमार महतारी की रचना है। आगे कौन से साहित्यकार है हमारे पास? ये हैं श्री पालेश्वर प्रसाद शर्मा। तो पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कौन कौन सी रचनाएं देखेंगे? गुड़ी के गोठ, फिर अरपा तीर चंद दर्शन, फिर है छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, सूरज साखी, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक इतिहास, छत्तीसगढ़ हिंदी शब्दकोश, सुसुक झन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झंदे, गांव के नेहमा, सांसों की दस्तक। ये प्रमुख रचना है श्री पालेश्वर प्रसाद शर्मा की। फिर आप देख सकते हैं डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा की रचना कौन सी है? माटी महतारी। फिर श्री लखनलाल गुप्ता की रचना है छत्तीसगढ़ बाल नाटक, चंदा अमृत बरसाइस, सरगले डोला आइस,
ये जो सब रचनाएं हैं श्री लखनलाल गुप्ता की रचनाएं। फिर आप देख सकते हैं सुधा वर्मा की जो रचना है वो है तरिया के आंसू और कौरव में बसेरा। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ये सुधा वर्मा जी की रचनाएं हैं। इसके बाद आगे के साहित्यकार हम देखते हैं। आगे के जो साहित्यकार है वो कौन कौन से हैं देख सकते हैं। डॉक्टर जे.आर. सोनी, गणेश राम सोनी, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी? नीरा, फिर है मोंगरा के फूल, पछतावा, माटी छत्तीसगढ़ की, नगमत, रंग झांझर, ये सारी की रचना, सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो डॉक्टर जे.आर. सोनी की रचनाएं, गणेश राम सोनी की रचनाएं हैं। डॉक्टर राम कुमार बिहार की रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ के गौरव रत्न, किस्सा गुंडाधूर का, गुंडाधूर जो कि भूमकाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। फिर आगे आप देख सकते हैं कांकेर का इतिहास, छत्तीसगढ़ वंदना, आदिवासी बस्तर, ये सारी रचनाएं जो है डॉक्टर राम कुमार बिहार की रचनाएं। फिर श्री केयूर भूषण की रचना कौन कौन सी है? लहर, कुल के मरजाद, कालू भगत, मोर मयारुक गांव, पथ, देवता मन के भूतहा चाल, त्रिवेणी संगम और फुटहा करम। तो इसमें से जो कुल के मरजाद और फुटहा करम जो ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन सीजीपीएससी जो है वो पूछता है। इसी प्रकार से श्री परदेशी राम वर्मा जो है उनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी? आरुग फूल, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, माटी पुत्र और मेरा छत्तीसगढ़, ये सारी की सारी रचनाएं श्री परदेशी राम वर्मा की रचनाएं। आगे बढ़ते हैं कौन कौन से साहित्यकार और कौन सी रचनाएं हैं। ये है डॉक्टर निरुपमा शर्मा। क्या है रचनाएं इनकी? डॉक्टर निरुपमा शर्मा की रचनाएं आप देख सकते हैं पतरेंगी, पतरेंगी के बाद है ऋतु वर्णन, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, हमर चिन्हारी और बूंदों का सागर। इसके बाद लक्ष्मण मस्तूरिया, आप सभी जानते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया को, भली भांति परिचित है, बहुत ही प्रसिद्ध जो कलाकार है हमारे छत्तीसगढ़ के, साहित्यकार हैं। उनका एक बहुत प्रमुख गीत है मोर संग चलाओ जी मोर संग चलाओगा, आप सभी ने कभी ना कभी गुनगुनाया होगा, कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा। छत्तीसगढ़ी रेडियो चैनल जो सुनते हैं या छत्तीसगढ़ी दूरदर्शन चैनल जो देखते हैं उनमें कई बार इसका प्रसारण हो चुका है। तो क्या क्या रचनाएं हैं उनकी? माटी कहे कुम्हार से, फिर आपका मोर संग चलाओ जी, फिर है सिर्फ सत्य के लिए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के माटी, सोना खान के आगी, अंबर का आशीष, सांवरी, हमू बेटा भुइहा के, गवई गंगा, मैं छत्तीसगढ़िया हावरे, मैं छत्तीसगढ़िया हावरे, ये सारी की सारी रचनाएं जो है श्री लक्ष्मण मस्तूरिया की रचनाएं। फिर है आपका श्री श्यामलाल चतुर्वेदी। श्री श्यामलाल चतुर्वेदी की कौन कौन सी रचना है? पर्रा भर लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ पीएससी के हिसाब से। राम बनवास, भोलवा भोला, राम बनिस, खोरबाहरा, तोला, गांधी बनाबो, ये सारी की सारी रचनाएं जो है श्री श्यामलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। इसी प्रकार से श्री जमुना प्रसाद कसार, इनकी एक प्रमुख रचना है झांपी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतना बड़ा अभियान था उसका भी एक हिस्सा रह चुके हैं श्री जमुना प्रसाद कसार जी। आगे हम देखते हैं कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन से साहित्यकार हैं हमारे पास, देख लीजिए। डॉक्टर दिनेश मिश्र, डॉक्टर दिनेश मिश्र की कौन सी रचना है? महाकोशल अंचल की लोक कथाएं, फिर परख चमत्कार की कसौटी पर। इसी प्रकार से डॉक्टर साधना त्यागी की रचना है अंतहीन यादें। फिर आप ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ अंचल के एक प्रमुख साहित्यकार हैं, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं श्री गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस का शिल्प कलई, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, ये एक बहुत प्रसिद्ध रचना है श्री गजानंद माधव मुक्तिबोध की। नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत का इतिहास और संस्कृति, ये सारी रचनाएं जो है श्री गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं, ये आपको याद रखनी। फिर आप देख सकते हैं श्रीमती शकुंतला तरार,
जिन्होंने किया लिखा है बस्तर की लोक कथाएं और मेरा सबल। ये जो रचना है श्रीमती शकुंतला तरार की रचना है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से साहित्यकार हैं। श्री हीरालाल शुक्ल, श्री हीरालाल शुक्ल की रचना है कौन सी? छत्तीसगढ़ का ज्ञान कोश, छत्तीसगढ़ का जनजाति इतिहास, ये श्री हीरालाल शुक्ल की रचना है। फिर आप देख सकते हो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जो रचना है वो कौन कौन सी है? मेवाड़ गाथा, मृगी दुख मोचन, कौशल प्रशस्ति, कलिकाल, फिर रत्नावली, किरारी का काष्ठ स्तंभ, गुंजी का शिलालेख, ये सारी रचनाएं जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की रचना है छत्तीसगढ़ की माटी से और धरती की बात। इसी प्रकार से श्री हबीब तनवीर की रचना है जो कि हमारे क्षेत्र के अंचल के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, उनकी रचना है तीन खेल और चरणदास चोर। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन कौन से साहित्यकार हैं। ये हैं आपके श्री हरि ठाकुर, श्री हरि ठाकुर जो है उनकी जो प्रमुख रचना है कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, नए स्वर, सुरता के चंदन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन बनता है सीजीपीएससी में। सुरता के चंदन निम्न में से किसकी रचना है? धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ के रत्न, लोहे का नगर और छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष, ये श्री हरि ठाकुर की रचना है। फिर आप देख सकते हैं श्री रमेश नैयर की रचना है साधो जग बौराना। इसी प्रकार से श्री नरेंद्र देव वर्मा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के साहित्यिक विकास का, साहित्यिक क्रम का जो है विभाजन किया है, इसके अतिरिक्त राजकीय गीत के जो रचयिता है वो भी है श्री नरेंद्र देव वर्मा। उनकी रचना कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास, फिर अपूर्वी, सुबह की तलाश, फिर मोला गुरु बनई लेते। ये सारी जो रचनाएं हैं श्री नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे श्री लाला जगदलपुरी की रचना बस्तर की लोकोक्तियां, श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा की रचना टेढ़ी बात, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो कि प्रसिद्ध कवि है अंचल के, उनकी रचना है सवाल ही सवाल, मोर पड़वा गंवा के। ठीक है, दो पांव का आदमी और नवा सूरज पीरा, ये सारी रचनाएं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की हैं। श्री गोपाल मिश्र की रचना, गोपाल मिश्र जिनका की उल्लेख छत्तीसगढ़ का इतिहास जब हम पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास उस समय भी होता है, तो उनकी एक प्रमुख रचना थी खूब तमाशा। फिर है जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित, भक्त चिंतामणि और राम प्रताप, ये प्रमुख रचनाएं हैं श्री गोपाल मिश्र जी की। आगे हम देख लेते हैं, आगे है आपका श्री माखन मिश्र, इनकी रचना है छंद विलास और पिंगल ग्रंथ। श्री बाबू रेवाराम, ये भी उल्लेखनीय है छत्तीसगढ़ के इतिहास और साहित्य के विकास में, इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी? रामायण दीपिका, गंगा लहरी, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, माता के भजन, रायपुर के इतिहास, गीता, माधव महाकाव्य। श्री प्रहलाद दुबे की रचना जो है प्रमुख रचना जय चंद्रिका। श्री लक्ष्मण कवि की प्रमुख रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, आगे है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा की कौन सी रचना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है छत्तीसगढ़ी दान लीला। फिर दुलरवा भी इनकी एक प्रमुख रचना है। श्री कोदूराम दलित की रचना है सियानी गोठ, कनवा समधी, दुमितान, हमारा दे। फिर पंडित माधवराव सप्रे की जो रचना है कौन कौन सी है? रामचरित्र, एकनाथ चरित्र, टोकरी भर मिट्टी, स्वदेशी आंदोलन व बॉयकॉट, बम गोले का रहस्य और देश की दुर्दशा। ये सारी रचनाएं पंडित माधवराव सप्रे की रचनाएं। फिर आप देख सकते हैं आगे जो है हमारे पास श्री बलदेव प्रसाद मिश्र, उनकी कौन सी रचना है? छत्तीसगढ़ परिचय। श्री अब्दुल लतीफ घोंगी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तिकोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कहानी, संकट काल। फिर डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल, इनकी जो रचनाएं है बहुत ही प्रसिद्ध है, सीजीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नौकर की कमीज, किसकी रचना है? इसी प्रकार से लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, दीवार में खिड़की रहती है, इस पर भी क्वेश्चन बना है, छत्तीसगढ़ लोक कथा, एक रुख एकेच भाखा।
ठीक है। फिर श्रीकांत वर्मा की एक रचना है माया दर्पण, मटका मेघ और मगध। ये सारी रचनाएं जो हैं छत्तीसगढ़ के जो अंचल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है उनकी रचनाएं हैं। आगे कौन कौन से जो हैं, श्री घनश्याम सिंह गुप्त, ये भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, महाराणा प्रताप सिंह, मेरे संस्मरण, गांधी जी की नजर में हिंदी, अफजल खां की तलवार, शिवाजी का बगनखा। श्री प्यारेलाल गुप्त, दो सौत, प्राचीन छत्तीसगढ़, फ्रांस राज्य की क्रांति का इतिहास। पुरुषोत्तम नाथ सत्य, इनकी रचनाएं हैं सतह से ऊपर, भोंदू पुराण, श्रीमती जी की पिचकारी। फिर है इसी प्रकार से नारायण लाल परमार की रचनाएं कांवर भर धूप, सूरज नहीं मरा, मतवार और दूसर एकांकी। ये सारी रचनाएं जो हैं नारायण लाल परमार की रचनाएं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, हाँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचनाएं कौन कौन सी, ऊंच नीच, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, करम छड़ा, लेड़गा सुजार के गोट, पंडित रविशंकर शुक्ल की रचना, आयरलैंड का इतिहास, बैरिस्टर छेदीलाल की रचना, हॉलैंड का स्वाधीनता इतिहास, बंशीधर पांडे की रचना हीरू के कहनी। ये भी एक प्रमुख जो है क्वेश्चन बनता है, हीरू के कहनी किसकी रचना है। इसी प्रकार से मुकुटधर पांडे की रचना देखेंगे, कुर्री के प्रति, यामा, भौलबाला, लक्ष्य, मेरा हृदय दान, पूजा के फूल। ये सारी रचनाएं जो है मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। राजा चक्रधर सिंह, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, रायगढ़ घराने से संबंध रखते हैं, उनकी रचनाएं है नर्तन सर्वस्व, ताल तोय निधि। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है सीजीपीएससी का, ताल तोय निधि। इसी के अलावा राग रत्न मंजूषा, अलकापुरी, जोसे फरहद या फिर निगारे फरहद। ये सारी रचनाएं भी महाराजा राजा चक्रधर सिंह की रचनाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जिस प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध जो हमारे अंचल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उसी प्रकार से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भी हमारे अंचल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं देख सकते हैं आप। ये है झलमला, कविता का स्वरूप, बिखरे पन्ने, अंजलि, क्या लिखूं, ये एक प्रमुख रचना है जिस पर क्वेश्चन बनता है सीजीपीएससी में, कारी, भात रंज, भात दल। ये सारी रचनाएं जो है ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो साहित्य है उसका विकास किस क्रम में हुआ, उन्हें कितने भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया था, भक्ति युग, गाथा युग, भक्ति युग, फिर आधुनिक युग। सबसे पहले आपका आता है गाथा युग। गाथा युग की शुरुआत हुई थी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के। फिर 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो युग था वो था आपका किसका, भक्ति युग का। फिर 1900 ईस्वी से वर्तमान जो समय तक का जो काल है वो आधुनिक युग में शामिल किया जाता है। गाथा युग जो था वो प्रमुख रूप से गाथाओं पर आधारित था। गाथा अर्थात ऐसे रचनाएं या ऐसी कथाएं या ऐसे संस्मरण या प्रसंग जिनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के मौखिक रूप से पहुंचाया जाए, ऐसी रचनाओं को हम कहते हैं गाथाएं। तो इसमें प्रमुख रूप से हमारे रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं उनकी रचना भी इसी के आधार पर हुई है, अर्थात गाथाओं के आधार पर हुई है। इसके बाद आपने देखा भक्ति युग। भक्ति युग में हमने छत्तीसगढ़ की जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में जाना, जैसे कि प्रमुख कहानियां थी लोरिक चंदा, फूल कुंवर इत्यादि जो रचनाएं थी भक्ति युग की रचनाएं थी। भक्ति युग को भी हमने 3 भागों में बांटा था। इसके बाद हमने देखा आधुनिक युग की जो रचनाएं हैं, आधुनिक युग के कौन कौन से साहित्यकार हैं, क्या क्या उनका योगदान है। फिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख कहानियां कौन सी है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उपन्यास कौन से, छत्तीसगढ़ के प्रमुख निबंध कौन से हैं, इनके निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकारों के बारे में हमने जाना, उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। फिर आधुनिक युग के जो प्रमुख आपके साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। तो इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो छत्तीसगढ़ के साहित्य से हर बार सीजीपीएससी में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ये जो मेरा लेक्चर है ये आपको सीजीपीएससी के प्रीलिम्स की एग्जाम को क्लियर करने में, क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा। आगे
आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और उन लेक्चर्स का फायदा उठाइए। जाने से पहले फिर से आपसे कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बहुत सारा मटेरियल यानी बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं, ये हमारा वादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।